बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज 5 अप्रैल 2024 फ्राइडे के डॉन एडिटोरियल्स के ऊपर एनालिसिस हम करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। उसकी रीज़न ये है कि 3 एडिटोरियल्स हैं और तीनों एडिटोरियल्स के साथ मैं साथ साथ एडिटोरियल के एनालिसिस में अब से जो है वो आगे ऑनवर्ड्स मैं ये भी आपको बताया करूंगा कि कौन-कौन से इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा मेजर हैं इस आइडिया में और कुछ माइनर एलिमेंट्स कौन से हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मेन आइडियाज़ कौन से हैं और उनकी सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी स्पेशली प्रेसी राइटिंग में, समरी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इसमें ये चीज़ें आपको बड़ी हेल्प हेल्प करेंगी। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है फेल्ड एक्सपेरिमेंट। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है फेल्ड एक्सपेरिमेंट ये है कि पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से मुज़ाकरात किए पीटीआई की गवर्नमेंट में, जो कि फेल हुए और वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। तो उसकी बेस पे फिर हमारे राइटर ने इसका एक टाइटल बनाया है फेल्ड एक्सपेरिमेंट। और बेसिकली ये जो इशू अराइज हुआ है आजकल में वो ये है कि अफगानिस्तान के जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहम्मद नबी उमरी, उन्होंने खोसत में एक तकरीर करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से मुज़ाकरात करें। ये उन्होंने मतलब एक सजेशन दी। उसकी वजह से फिर हमारे जो डॉन के एडिटर हैं उन्होंने ये लिखा है एडिटोरियल और उन्होंने कहा कि ये जो ख्वाहिश है तालिबान गवर्नमेंट की अफगानिस्तान में, ये तो ख्वाहिश बहुत पहले से थी, लेकिन इसको पब्लिकली जो है ना वो किसी बड़ी शख्सियत ने अब ही कहा है कि जी अफगानिस्तान इस चीज़ को अच्छा समझता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो टीटीपी के ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनसे मुज़ाकरात करें। ठीक है? तो टीटीपी के भाई, मतलब टीटीपी वाले जो हैं, वो भाई हैं। अब वो भाई उनको अपने भाई कह रहे हैं या पाकिस्तानियों के भाई कह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल ब्रदर्स, तो उन्होंने भाइयों का वर्ड यूज़ किया। तो उन्होंने कहा कि अल-कायदा अफ़गानिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रही, ठीक है? और जो टीटीपी है, वो 100 साल तक भी लड़ती रहे, तो टीटीपी कामयाब तो नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही ये भी आइडिया दिया कि मतलब ये बात करके इनडायरेक्टली आइडिया दिया कि टीटीपी 100 साल तक भी लड़ सकती है, ठीक है? और टीटीपी 100 साल तक कब लड़ सकती है? सिर्फ उसी वक़्त लड़ सकती है ना कि जब उन्हें अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिलेगी, अदरवाइज़ तो नहीं लड़ सकती। तो इसलिए इस बात पे हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक अपना ओपिनियन दिया है। इस पूरे पैराग्राफ में मोहम्मद नबी उमरी की बात कि उन्होंने क्या कहा, सिर्फ यही इसका मेन आइडिया है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इस सेकंड पैराग्राफ में हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं, उनका सजेशन अफ़गान मिनिस्टर की सजेशन के ऊपर जो उनका रद्द-ए-अमल है, वो है कि वो ये कहते हैं कि टीटीपी को वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं और ये जो मौजूदा बयान है, ये तालिबान की फ्रस्ट्रेशन है टीटीपी के साथ। मतलब अब फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन ये है कि टीटीपी पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं जो कि उधर अफगानिस्तान में जाके बैठ गए हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अफ़गान तालिबान के करीब हैं। तो अब अफ़गान तालिबान अपने उस ज़हनी कुर्बत की वजह से उनको कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है? और उधर से पाकिस्तान का प्रेशर है, उनको कंट्रोल करना भी लाज़मी है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है
तालिबान की जो ये शो करती जो इस स्टेटमेंट के अंदर शो हुई है, तो इसलिए फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि 2022 के नवंबर में अपना जो सीज फायर हुआ था और जो टीटीपी के खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक जो कह लें कि एक उसको मतलब उनको एक मौका दिया था कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को माने और वो पाकिस्तान में एक रूटीन लाइफ अपनी शुरू करें। उसको जो है वो उन्होंने मिसयूज किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2022 के स्टार्ट में बल्कि 21 में ही ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन तालिबान ने टीटीपी ने नवंबर 2022 में उस मुआहदे को तोड़ दिया और दोबारा से डेडली अटैक शुरू कर दिए पाकिस्तानियों के ऊपर। तो हमारी तरफ से मतलब फॉरेन ऑफिस कहता है कि हम तो ये समझते हैं कि उन्होंने वो वाला टाइम जो है वो रीग्रुपिंग में और अपनी ताकत को बढ़ाने में इस्तेमाल किया है, जो कि जिस टाइम में हमने उनके ऊपर अटैक नहीं किया था और हम उनको टारगेट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से इस सेकंड पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो रिस्पांस है हमारे फॉरेन ऑफिस का उस स्टेटमेंट पे। अब थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है हमारा न्यूज़पेपर कहता है कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ या तहरीक या टीटीपी के साथ हमेशा जंग तो नहीं कर सकता, सारी उम्र के लिए फॉर एवर तो हमेशा के लिए जंग तो नहीं लड़ सकता ना, कोई भी नहीं लड़ सकता। और नेगोशिएशन जो है ना वो ज़ाहिर है होती है, एट द एंड नेगोशिएशन ही होनी होती है, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेट के तौर पर नेगोशिएशन करेगी ना। अब ये जो तीसरा पैराग्राफ है, ये सारा जो है वो न्यूज़पेपर का एनालिसिस है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। वो कहता है कि जो स्टेट है वो एक स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएशन करती है अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो कि स्टेट की बात नहीं मानते। ठीक है। और स्टेट उसी वक्त नेगोशिएशन करेगी जब के लोग जो हैं या टीटीपी वाले जो फंडामेंटल हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि जी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको मानेंगे। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो मानेगा उसके साथ नेगोशिएशन हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। और टीटीपी के वो लोग, अच्छा टीटीपी वाले चाहते क्या हैं? अब टीटीपी वाले अगर ये चाहते हैं कि जी उनके जितने भी सारे क्राइम्स हैं टेररिज्म के और वायलेंस के और सारे, उनको माफ कर दिया जाए और जिनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं उनको भी माफ कर दिया जाए। और दूसरा कि जी फाटा को जो केपी में जम किया गया है उसको वापस किया जाए, तो ये तो ज़ाहिर है नहीं हो सकता। ये तो फिर इसका मतलब है कि स्टेट सरेंडर कर रही है और यही उनके दो बड़े मुतालबात हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट ने हमेशा अपनी फोर्स के साथ मुज़ाकरात करने होते हैं अगर करने होते हैं। हाँ, अगर कोई उनके लो रैंकिंग के लोग हैं जिनके कोई क्राइम जिन्होंने नहीं किए हुए, कोई ऐसे लोग के जो सिर्फ उनके साथ अटैच हैं लेकिन उन्होंने कोई क्राइम वगैरह नहीं किए हुए, तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, हथियार डाल दें, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो उन्हें कुछ नहीं कहेगी। ठीक है। और लेकिन अगर ये कहा जाए कि गैर मशरूत तरीके से अनकंडीशनली उनको जो है ना वो अ, खुली छुट्टी दे दी जाएगी और उनको माफ कर दिया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। ये बिल्कुल अब नहीं होना चाहिए। और तालिबान जो अफगान तालिबान हैं, उनको ये चाहिए कि पाकिस्तान पे उनके जो ब्रदर्स हैं, उनके जो भाई हैं, उनकी तरफ से अटैक ना हो, यानी कि टीटीपी की तरफ से अटैक ना हो। शुरू में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, यहाँ पे उसका आंसर मिल गया कि वो अपने भाई कह रहे हैं टीटीपी वालों को। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि वो ऑप्शन तो यही है कि टीटीपी वाले हथियार छोड़ दें और अपने आप को लॉ के हवाले करें।
और किसी भी सूरत में जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट है नेगोशिएशन का टीटीपी के साथ, वो दोबारा से कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। इससे आगे चलते हैं। तो सेकंड वाला हमारा जो एडिटोरियल है आज का, वो है मेल इन टेररिज्म। जब मेल इन टेररिज्म जो है, ये बेसिकली आइडिया आया है कि खत के थ्रू जो जहरीला मवाद कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिसेस को भेजा गया है, उनको डराने के लिए किसी की तरफ से, वो वो इसका बेसिक आइडिया है इस एडिटोरियल का। और मैं आपको बता दूं कि रेशमा के नाम से कोई खातून है जिन्होंने ये भेजा है सारे जस्टिसेस को, जिनको भेजा गया है। और कहा यह जाता है कि उनको जिन्होंने खोला है, थोड़ी बहुत उनकी तबीयत में कुछ खराबी आई, यानी कि कोई जहरीला मवाद लगता है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई तहकीक नहीं हुई। बहरहाल इस फर्स्ट पैराग्राफ में, इसके दो पैराग्राफ्स हैं इस एडिटोरियल के। फर्स्ट पैराग्राफ में सारी सिचुएशन बताई गई है और थर्ड पैराग्राफ में न्यूज़पेपर का अपना एनालिसिस है। सेकंड में फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, इन तीनों अदालतों के जजेस को कुछ मेल के थ्रू मतलब जो खत होते हैं उसके थ्रू इनको भेजा गया है। 17 इस तरह के लेटर्स भेजे गए हैं जिनमें जहरीला मवाद था या कोई भी ऐसा मवाद था, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। 4 लेटर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को भेजे गए हैं। आ, और उसके अलावा यस, और उसके अलावा 5 जो हैं, वो 5 वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिसेस को भेजे गए हैं और 8 जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिसेस को भेजे गए हैं। कोई भी वाइट पाउडर है जो एनवेलोप में है, और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो पॉइजन है या कुछ और है। और स्पेसिफिकली ये चीज़ जानने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे इदारे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मवाद क्या है। क्या ये एंथ्रैक्स है, जो कि एक बायोलॉजिकल एजेंट है और एक मतलब लैब में भी बनाया जा सकता है, और जो 9/11 अटैक्स के बाद इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन पब्लिक को टेरराइज करने के लिए, उनको उनमें दहशत फैलाने के लिए ये यूज किया गया था, वो एक प्रॉपर एक जहर की एक शक्ल है। तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है इस हवाले से। तो आगे न्यूज़पेपर कहते हैं कि डिटेल्स इस तरह की फिर रही हैं कुछ, लेकिन ये कि वो बहुत ज्यादा नहीं है, अभी तक डिटेल्स को प्रॉपरली आई नहीं है। और फिर साथ ये भी नहीं पता चला कि जिन्होंने वो लेटर खोले हैं उनके साथ क्या कुछ ऐसा मामला हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ इतना है कि वो एक पुलिसमैन जो कि इन लेटर्स को लाइक खोल रहा था, या उन्होंने उसने देखा कुछ, उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई और माइनर सिम्टम्स, कोई इरिटेशन और इस टाइप की चीजें उसके सामने आई हैं, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए लगता यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, खौफजदा करने की कोशिश की गई है, और इसके अलावा कोई इसका वो खास मतलब जो है वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे इदारे हैं जिनका मकसद ही हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी देना है, जो कि बेशक पुलिस में है या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में है या मिलिट्री में है या कहीं पे भी हैं, उनकी उनका बहरहाल ये फेलियर जरूर है, उनकी तरफ से ये एक नाकामी है। तो इसलिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, अब अभी इसके ऊपर तहकीकात कर रहा है, और अथॉरिटीज उन्होंने उन्होंने एक डिटेल्ड एडवाइजरी जो है ना वो, यस, उनको ये न्यूज़पेपर कहता है कि उनको एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू करनी चाहिए इस तरह के मैटर्स को हैंडल करने के लिए कि क्या करना चाहिए। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है इस पूरे मामले के जो है ना वो जो चीज़ें हैं उसको मॉनिटर कर रहा है, ये सारी चीज़ के।
और लेकिन इसमें एक जो एलिमेंट मिसिंग है पूरी डिस्कशन में वो ये भी है कि जो कंट्री का पोस्टल सिस्टम है वो भी तो वल्नरेबल है ना। उन्होंने भी तो लेके जानी है चीजें, लेटर वगैरह। अब लेटर के अंदर क्या है कुछ पता नहीं हो सकता, तो उनका भी तो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि इस इशू को लाइट नहीं लेना चाहिए, इस इशू को लाइट नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस इशू को स्ट्रांगली जो है ना वो इसको कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि इस इशू को स्ट्रांगली टारगेट करना चाहिए, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। जी, तो इसमें जैसा कि आपने देखा कि मेन आइडिया फर्स्ट वाले पैराग्राफ में वो सिचुएशन थी जो कि सामने आई, और सेकंड पैराग्राफ में न्यूज़पेपर का अपना एनालिसिस। अच्छा, इसके बाद है चीटिंग एपिडेमिक्स, एपिडेमिक, चीटिंग एपिडेमिक। अब चीटिंग एपिडेमिक क्या है कि नकल जो है, नकल की जो वबा है एग्जाम्स में, उसके बारे में ये लिखा गया है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट मैट्रिक के होने वाले कुछ एग्जाम्स जो हैं उनके हवाले से चीटिंग के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं, और पंजाब गवर्नमेंट उनके ऊपर रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इसके बारे में है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में चीटिंग के स्कैंडल्स कोई नई बात तो नहीं है, बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें सामने आती रही हैं। ठीक है, और फिर ये जाहिर है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे एग्जाम सिस्टम की ये इंटेग्रिटी को के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें कि जी वो एक एग्जामिनर ने किसी बच्चे की आंसर शीट दूसरे को दे दी, उसकी उसको दे दी, फिर या कोई बाहर से ऐसा मटेरियल ला के दे दिया, इसकी वो कई वो मिलती रही हैं इंडिविजुअल लेवल पे इतलात, लेकिन ये है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव इसके बारे में एक्सरसाइज की नहीं गई। लेकिन पिछले साल एमडी कैट के एग्जाम में इस तरह के जो चीटिंग के मामला सामने आए। ठीक है, और फिर अब जो है वो क्लास 9 के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं पंजाब में। तो मतलब ये है, और फिर ये है कि पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब तो लाखों रुपया इसमें इन्वॉल्व नजर आता है, जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इसको टारगेट करना चाहिए, और इस सारे प्रॉब्लम की एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये जो हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ये एक समझ लें कि आपके लिए लैंग्वेज बूस्टर का एक्सप्रेशन भी हो सकता है। हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टमेटिक प्रेशर जो होता है ना, ये जो हमारे सिस्टम में है, बच्चों के ऊपर प्रेशर है कि जी हर सूरत में कामयाबी होना है, नाकाम नहीं हो सकते, पास ही होना है, अच्छी पोजीशन लेनी है, घरों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। ये एक हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि मतलब ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम का जो असल जड़ है वो ये है। तो अब इसमें साथ इनएडुकेट स्कूलिंग आ जाती है, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये सारी चीजें मिल के इस पॉइंट तक ले जाती हैं बच्चे को कि बच्चा नकल करने पे आ जाता है, या कोई भी और चीटिंग का सोर्स यूज करने पे आ जाता है। और साथ ही फिर जो एग्जामिनेशन स्टाफ है हमारा, उसकी जो मिली भगत है वो इसको मजीद बढ़ा देती है कि वो भी तैयार बैठे होते हैं कि हम अगर कोई ऑफर मिलेगी तो पैसे कमाएंगे इसके थ्रू। तो इस तरह से मेन इसमें जो है वो रिसेंट और अब का जो वाकया है इसके ऊपर बात की गई है फर्स्ट पैराग्राफ में। और अब सेकंड पैराग्राफ में अब न्यूज़पेपर कहता है कि अब होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को इसमें स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को ओवरहॉल करना चाहिए, देखना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेके आए, अगर ज़रूरत पड़े तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कर लें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर लें, और फिर उसके बाद कोई सर्वेलेंस के लिए कैमरास वगैरह यूज़ कर लें। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मजीद ये कि करिकुलम को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है, जो निसाब है उसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ की ज़रूरत है कि रट्टा जो लगाना है, रोट लर्निंग, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए।
और दूसरी बात फिर ये भी है कि हमारे जो एकेडमिक कल्चर है, हमारी जो एकेडमिक्स हैं, हमारे जो तालीमी सर्कल्स हैं, उनमें एथिकल एकेडमिक कल्चर पैदा किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कहीं से एथिक्स सीखने हैं, तो वो एजुकेशन सिस्टम ही हो सकता है जहाँ पे लोगों ने एथिक्स सीखने हैं, क्योंकि एथिक्स ही किसी सोसाइटी को बनाते हैं। और अगर एथिक्स ना हो तो किसी भी सोसाइटी को बिगाड़ बिगाड़ देते हैं। जाहिर है एथिक्स का ना होना किसी भी सोसाइटी को खराब कर देता है, और सोसाइटी एट द एंड रहती नहीं है फिर। और एजुकेशन ही वो फील्ड है जहाँ से एथिक्स सीखने हैं, और एजुकेशन ही में ये सारा कुछ अगर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक एथिकल एकेडमिक कल्चर बनाने की जरूरत है, जिस पे काम होना चाहिए। और दूसरी आखिरी बात ये है, जो तीसरी बात उन्होंने कही है न्यूज़पेपर ने, कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कि पनिशमेंट, प्रॉपर पनिशमेंट दे। ठीक है। और ये चीज कभी भी अनहर्ड ना जाए, इसको प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हों, बेशक वो स्टूडेंट्स हों, बेशक वो इन्विजिलेटर्स हों, या कोई भी ऑफिसर। ठीक है। और फिर आगे कहता है जी कि जो करंट है जिसमें ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल्स और इन्विजिलेटर्स को सैक कर रही है, उनको हटा रही है, उनको मुअत्तल कर रही है, और कैबिनेट कमेटी जो है वो इस सारी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, ये अच्छा स्टेप है, राइट डायरेक्शन में स्टेप है, लेकिन न्यूज़पेपर कहता है कि इट शुड बी द पार्ट ऑफ अ लार्जर सस्टेन्ड एफर्ट। ये एफर्ट चलती रहनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। ये एफर्ट चलती रहनी चाहिए। ये जो इस वक्त काम किया जा रहा है, ये एक लंबे प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहिए। ये ना हो कि बस एक मीडिया की हाइप ली, एक काम किया और बस फिर चुप हो गया और मामला फिर वहीं का वहीं है। ठीक है। तो इसलिए एक तो इसके ऊपर मुकम्मल मतलब ये सस्टेन करना चाहिए, और ये कल्चर चलना चाहिए, और ये क्लोज सर्वेलेंस का कल्चर चलना चाहिए। और उसके बाद फिर एक कल्चरल शिफ्ट आना चाहिए कि नकल को बुरा समझा जाए। और साथ ही एंड पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन को एक जर्नी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट लेना चाहिए। मतलब इंटेलेक्चुअल और मॉरल, इल्मी और इखलाकी, दोनों तरह की डेवलपमेंट एजुकेशन में होनी चाहिए, तो जाके कहीं ये हमारा जो एक समझ लें एजुकेशन सिस्टम है, वो एक किसी सर्टेन पॉइंट तक पहुंचेगा। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स, ये एडिटोरियल्स आज के हमने डिस्कस किए, और इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। और आगे आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में हमारे जो ये वोकेबलरी और ग्रामर, इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली हम इंशाल्लाह काम करेंगे कि ये जो एडिटोरियल्स की वोकेबलरी है और एडिटोरियल्स की जो ग्रामर है जो यूज़ होती है इसमें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे चल के आगे आने वाले दिनों में मजीद लेक्चर बनाने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।